अर्थ के फर्स्ट ऑर्डर्स में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आते हैं, और ओशन और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो भी आकृतियाँ बनती हैं, जो भी फीचर्स हैं मेन, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है और प्लेन है। इसमें कल हमने माउंटेन्स टाइप्स में कई टाइप्स के माउंटेन्स आपको बताए थे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है दूसरे फीचर का, प्लेट्यू का, जिसे पठार कहते हैं। ये प्लेट्यू वो एरिया होता है, जैसे ये लैंड सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एज ए हाईलैंड्स जो उठा हुआ भाग हो, और ऊपर की सरफेस एज ए प्लेन, एज ए टेबल हो, उसे हम प्लेट्यू कहेंगे। लेकिन ये इसकी एक शर्त होती है कि ये लगभग सी लेवल से 300 मीटर अधिक ऊंचा हो, तो वो प्लेट्यू कहलाएगा। 300 मीटर से लेकर ये 6000 मीटर 7000 मीटर तक का ऊंचा हो सकता है। ऊंचाई कितनी भी हो, लेकिन 300 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें कई टाइप्स के प्लेट्यूज होते हैं। उन प्लेट्यू में क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो अभी सब देखेंगे। कौन कौन से टाइप के प्लेट्यू हैं। सर आपने एक करवाई थी पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का वर्गीकरण। हाँ, पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हैं उनमें हमने उन्हें बोल दिया था कुछ, बोल दिया था बट अच्छा फिर कर लीजिए। इसमें पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हैं उनमें यही भाग जब ऊपर ऊंचा उठ जाएगा और इसका भाग कोनिकल शेप में हो जाएगा, हाँ, तो ये माउंटेन कहलाएगा। माउंटेन अगर इसकी हाइट 1000 मीटर से ऊपर है तो माउंटेन, और इससे कम है तो हिल। ये जब इसे इसका नीचा भाग है, ये मान लीजिए 900 मीटर है, और ये मान लीजिए 6000 मीटर है, तो ये वाला जो है पार्ट्स ये माउंटेन कहलाएगा, और ये वाला हिल कहलाएगा। जैसे नीलगिरी हिल्स में आता है, माउंटेन के कुछ पार्ट्स में आते हैं, जैसे सेवराय हिल्स, सेवराय की पहाड़ियाँ, जवादी हिल्स, कार्डिमम हिल्स, ये सब मतलब 1000 से इनकी नीचा ऊंचाई कम है। 1000 से ऊपर जितना 1000 तक हिल्स रहेंगे, उसके बाद माउंटेन कहलाएंगे। गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी हिल्स में आएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले पर्वत निर्माणकारी घटनाओं में आयु के आधार पर ये नोट कराया होगा कि आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। हाँ, तो इसमें सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत, ये समझ में आ रहा है कि बात? अगर बिल्कुल ना आ रही हो तो लिख लो प्राचीनतम पर्वत। एक इसके लिए वर्ड लिख लीजिए, प्राचीनतम पर्वत। लेकिन अत्यधिक डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन समझते हैं क्या? डेन्यूडेशन, वेदरिंग प्लस इरोजन इज कॉल्ड द डेन्यूडेशन। जी, अनाच्छादन हिंदी में कहते हैं। आपको हो रहा क्लियर? ना हो कहीं पूछ लेंगे आप। अनाच्छादन वो होता है, जैसे वेदरिंग समझते हैं, अपक्षय हिंदी में कहते हैं। जैसे सनलाइट आया और इससे चट्टानों में फैलती हैं और फिर रात को सिकुड़ती हैं, बार बार कोई चीज़ फोल्ड होती रहती है, तो इन सिट्यू अपनी ही जगह पर वो टूट जाती हैं। और रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स,
विंड्स जब उसे बहाकर ले जाते हैं तो वो अपर्दन कहलाता है। अपर्दन और अपक्षय दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अनाच्छादन। इंग्लिश में वेदरिंग प्लस इरोजन इज कॉल्ड द डेन्यूडेशन। वो और ये पर्वत में इतना पानी आता कहाँ पे है? ये कहीं कहीं सूखे हैं तो पानी कहाँ निकलता है, किस प्रकार? पर्वतों में हमारे ट्रोपोस्फियर का नियम है कि जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे, 14 किलोमीटर तक का ये नियम है, जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता रहेगा। जैसे हम 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री पर जितना भी मॉइस्चर होगा, मतलब जितनी ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता होगी, नमी होगी, वो सब जम जाएगी। जब पानी जमता है तो क्या बनता है? बर्फ बनता है। बर्फ भी फिसलता है तो कुछ नीचे आता है तो पिघलने लगता है। पिघलने के बाद वो हल्के हल्के पानी में बहने लगता है। तो ऊपर पर्वतों पर हिमनद होते हैं और नीचे बहकर वो पानी बन जाते हैं। यही कई पानी आपस में मिलकर एक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज जब एक स्ट्रेट लाइन में बहने लगती हैं तो उसे हम रिवर कहते हैं, इसलिए पानी वहाँ आता है। और भी कोई डाउट हो वो पूछेंगे। तो सबसे प्राचीनतम पर्वतों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सबसे पुराने हैं। अत्यधिक अनाच्छादन के कारण ये अधिक आंशिक रूप में मिलते हैं। अत्यधिक अनाच्छादन के कारण ये आंशिक रूप में ही मिलते हैं, मतलब कुछ मात्रा में मिलते हैं। आंशिक का मतलब थोड़ी मात्रा में मिलते हैं। इस समय के दौरान या इस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका, इन पर्वतों का नाम ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। उत्तरी अमेरिका में लारेशियन पर्वत, उत्तरी अमेरिका में लारेशियन पर्वत, एल्गोमन पर्वत, एल्गोमन, किलानियन पर्वतों का निर्माण हुआ था। किलानियन पर्वत, किला फोर्ट, किलानियन लिख लो, निर्माण हुआ था। यूरोप महाद्वीप में भी फेनोस्केडिया नाम है पर्वत का, फेनोस्केडिया जी, फेनोस्केडिया स्कॉटलैंड में प्रीकैम्ब्रियन पर्वतीकरण के उदाहरण, प्रीकैम्ब्रियन जो हेडिंग बताई थी, प्रीकैम्ब्रियन पर्वतीकरण के उदाहरण पाए गए हैं। अब ये सब देख लिए, अब अपने देश के भी देख लीजिए। भारत में अरावली पर्वत इसी युग के पर्वत के उदाहरण हैं। अरावली पर्वत इसी युग के पर्वत के उदाहरण हैं। जैसे अभी हमने स्कॉटलैंड का नाम बोला था, आप सभी इससे जानते होंगे। ये कहाँ पे है? ब्रिटिश कौन से आइलैंड पे है? इसका आकार हम बताएंगे। ब्रिटिश आइलैंड्स के पार्ट्स में, जैसे हम कहते हैं यूके के पार्ट्स में कई चीज़ें आ जाएंगी। देखिए अलग केवल एक जगह का नाम है, उसमें कई चीज़ें, ये ऐसे आकार का है। कहाँ पे है? यूरोप से पश्चिम में एटलांटिक ओशन में, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी
इसे संबोधित करते हैं। इसमें कितने, इस आइलैंड में कितने देश पाए जाते हैं? 4। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों। वेल्स बिल्कुल छोटा सा पार्ट पाया जाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे कैलिडोनियन पर्वत। कैलिडोनियन कैलोडियन और इन्हीं को कभी कभी कैलिडोनियन, कैलिडो जो कैलोडियन वर्ड है इसी से बना है कैलिडोनियन। कैलिडोनियन, इसका अर्थ जानेंगे। कैलिडोनियन स्कॉटलैंड के प्राचीन, स्कॉटलैंड की अभी हमने लोकेशन बताई थी आपको। स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलिडोनियन के नाम पर, एक कैलिडोनियन पर्वत है स्कॉटलैंड का, इसी के नाम पर इसके युग का नाम पड़ा है। कैलिडोनियन के नाम पर इस युग के पर्वतों को कैलिडोनियन क्रम के पर्वत कहा गया है। डिफरेंस एज में मतलब विभिन्न युगों में विशेषकर सिल्यूरियन, सिल्यूरियन बा डिबोनियन युगों, बा डिबोनियन युगों। डिबोनियन युग का यहाँ पर एक बार इसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिए। डिबोनियन एज था, इसी में मछली की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए मछली युग के नाम से भी यही जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि किस युग को मछली युग के नाम से जाना जाता है, तो डिबोनियन को ही मछली युग के नाम से जाना जाता है। इसी में टेडपोल्स, रेप्टाइल्स ये सब बने थे इसी टाइम के। इसी समय जो पर्वत बने उन्हें डिबोनियन युग के पर्वत कहा गया है। इस समय निर्धारित पर्वतों में यूरोप में इस समय निर्मित पर्वतों में यूरोप में, जो इस समय के पर्वत यूरोप में बने उनके नाम बताएंगे। पर्वतों में स्कॉटलैंड व आयरलैंड, स्कॉटलैंड व आयरलैंड के पर्वत स्कैनोडियन पर्वत, स्कैनेडिनियन पर्वत, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजीलाइट्स, हाँ ब्राजीलाइट्स, ब्राजील में है इसलिए उन्हें ब्राजीलाइट्स कहते हैं, तथा भारत के विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा पर्वत प्रमुख हैं। इनमें से अधिकतर पर्वत मतलब अधिकांशतः जो पर्वत हैं घर्षित या अवशिष्ट पर्वतों के रूप में बचे रहे हैं, मतलब उनका आकार नीचा हो गया, घर्षण हुआ, उनकी ऊपरी भाग छिल गया, नीचे हो गए, घर्षित होकर बचे हुए हैं।
घर्षित या अवशिष्ट पर्वत के बचे हुए हैं। थोड़े थोड़े भाग घिस गए हैं इसलिए बचे हुए हैं अभी। सर इसी कारण ये विध्वंस कहते हैं सर, घर्षण ले गए। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं घर्षण के कारण अवशिष्ट रूप में बचे हुए। बचे, अवशिष्ट का मतलब जो बचा हुआ भाग होता है वो बचा है, मतलब कुछ भाग छिल गया, जो बचा वो अवशिष्ट भाग कहलाता है। बचे हुए भाग को अवशिष्ट कहते हैं। क्या बचा? इसके बाद आएंगे हर्षिनियन। एज का नाम है, युग के आधार पर है, इसलिए इनका नाम अलग तरीके से है, हर्षिनियन। लिखने से पहले थोड़ा सुन लेंगे तो अच्छे से आएगा। हर्षिनियन एज ऐसा एज था, उस समय ग्रीन प्लांट्स और सभी चीज़ें उपस्थित हो गई थी, और अर्थ मूवमेंट्स प्लेट के कारण जो उसमें फार्स पड़े और कुछ भाग नीचे की तरफ धंस गया और उसके ऊपर डिपोजिशन हो गया, मतलब अवसाद इकट्ठा हो गया नीचे पृथ्वी का। जैसे ही हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन 14 किलोमीटर तक फिर आयन में बढ़ना लगेगा, फिर नीचे तक लगातार बढ़ेगा, चाहे हम कोर तक जाएं। 6771 किलोमीटर की गहराई तक जाएं तो वहाँ पर लोहा और निकेल भी गलकर पानी की तरह तैरता है, तो उतना टेम्परेचर वहाँ क्रिएट होता है। इसीलिए तो अंदर से लावा निकल के आता है। कल लावा गुम्बददार पर्वत बताए थे, तो उन्हीं से मैग्मा निकलता है। तो इसी में हर्षिनियन का जो पार्ट्स है, इसमें कार्बोनिफेरस युग बना, मतलब कार्बनीकरण हुआ, जैसे कोयले का निर्माण हुआ था, उसी समय कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ था। वो पर्वत आएंगे, इसमें नोट कर लीजिए। हर्षिनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वतों के पर्वतीकरण के बाद एक शांत काल प्रारंभ हुआ, मतलब काफी लंबे समय तक कुछ भी नहीं हुआ, शांत काल प्रारंभ हुआ। जो कार्बोनिफेरस युग तक रहा, जो कार्बोनिफेरस युग तक रहा। इसके बाद पैलियोजोइक कल्प, पैलियोजोइक कल्प, पैलियोजोइक कल्प के, हाँ कल्प इरा, कल्प के अंतिम चरण में, मतलब बिल्कुल बाद में, पर्मियन व कार्बोनिफेरस, पर्मियन व कार्बोनिफेरस युग में इन पर्वतों का उद्गम हुआ, मतलब ओरिजिन हुई इनकी, जन्म हुआ इनका। इसमें से हम कुछ पर्वतों के जैसे देखेंगे, जर्मनी का हार्ड माउंटेन्स, जर्मनी का हार्ड माउंटेन्स, ये जर्मनी में है हार्ड माउंटेन का आधार बनकर इस काल के पर्वतों का नामकरण किया गया। इस हार्ज के नाम पर ही इनका नामकरण किया गया। अभी एक क्वेश्चन जैसा सवाल महसूस होगा कि ब्रिटेनी पर्वत कहाँ पे है? ब्रिटेनी पर्वत कहाँ है? नाम कुछ और है वो कहीं और। ब्रिटेनी का नाम सुनते ऐसे हमें लगेगा कि ये ब्रिटेन में है, लेकिन है कहाँ? यूरोप में। ब्रिटेन भी यूरोप में है, लेकिन वो आइलैंड्स है। ब्रिटेनी पर्वत जो है ये यूरोप में है, उसके लैंडफॉर्म्स में, ये आइलैंड्स में अलग है। ब्रिटेन आइलैंड्स अलग है। ब्रिटेनी पर्वत
बासजेज नाम लिखते रहिए, ब्रिटेनी पर्वत, बासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट लिख लिया। हाँ, इनके आगे लिखे, एग्जाम्पल तौर पे है। ब्लैक फॉरेस्ट आया यहाँ पर। अभी इसमें नोट नहीं करेंगे, सुनेंगे कि यहीं पर क्वेश्चन घुमाव कैसे आता है। ब्लैक हिल कहाँ है और व्हाइट हिल कहाँ है? यही ब्लैक फॉरेस्ट है और ये भी पर्वत है। एक ब्लैक हिल है और एक व्हाइट हिल है। सफेद पर्वत और काला पर्वत कहाँ है? ये सब यूएसए में है, सब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जब क्वेश्चन होते हैं तो जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, और इनमें कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ है, तो क्वेश्चन डिसमिस होता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ये जर्मनी में है। और ब्लैक हिल और व्हाइट हिल कहाँ है? यूएसए में। यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म रखना है। फ्रेकेनबाल्ड पर्वत का नाम है फ्रेकेनबाल्ड। फ्रेकेनबाल्ड थोड़ा डिफर लग रहा होगा अन्य सब्जेक्ट की वजह से। जहीं कहीं भी प्रॉब्लम्स हो हमें बताएंगे, हम उसे नोट करेंगे कि है क्या चीज़। फ्रेकेनबाल्ड पर्वत एवं एशिया में, अब एशिया के याद रहेंगे आप लोगों को, एशिया में रहते हैं इसलिए मालूम होंगे। अल्टाई तिएनशान, अल्टाई तिएनशान, नानशान, अलाई, पाट्रांस, अलाई आमूर, अलाई आमूर लिखेंगे। वो एक अलाई है, एक अलाई, ट्रांस अलाई आमूर अलग है। अलाई आमूर अलग है। जैसे कि कभी नाम होते हैं, किसी में टाइटल कुछ और हो जाता है, किसी में और, वो आदमी व्यक्ति दो होते हैं, आगे का नाम एक जैसा होता है, ऐसा है। गोबी के पर्वत इस युग के पर्वतों के प्रमुख हैं। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, हर्सिनियन हल्चल के प्रमुख पर्वत हैं। इसके बाद आएगा अल्पाइन पर्वत। हर्सिनियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत, माउंटेन अल्पाइन। हर्सिनियन पर्वतीकरण के बाद एक लंबा शांत काल रहा। एक बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ, मतलब लंबा शांत काल रहा। जो मेसोजोइक महाकल्प के प्रायः अंत तक रहा। मेसोजोइक महाकल्प के अंत तक, लास्ट तक रहा। इस महाकल्प के अंतिम समय में पर्वतीकरण की प्रक्रिया, मतलब पर्वतों का निर्माण इस तरीके से फोल्डेड शुरू हुआ। इनमें ब्लॉक पर्वतों का भी निर्माण हुआ और कुछ इंटीरियर पार्ट से ज्वालामुखी के पर्वतों का भी निर्माण हुआ, जो राख और लावा से बने हुए हैं।
अच्छा, कभी कभी हम बोलते रहते हैं लावा और मैग्मा, छोटे अक्षर हैं, इनमें डिफरेंस समझते हैं आप सभी? क्या होता है? सर मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर रहता है और हाँ लावा निकलकर बाहर होता है। जी, लावा प्लस गैस इज कॉल्ड मैग्मा, और बाहर निकलते ही गैस अलग हो जाती है, उड़ जाती है, तो लावा जमीन पर पड़ा हुआ रहता है, और अंदर रहता है तो गैस भी उसमें मिली हुई होती है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो एक लंबा समय रहा जिसमें ये अंतिम तक ये पूरा शांत काल रहा। क्या नोट किया आपने? प्रवलीकरण की प्रक्रिया प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई, दोबारा से स्टार्ट हो गई। लेकिन अधिकतम पर्वत मतलब मेनली जो माउंटेन्स थे, इसके बाद के अधिकतम पर्वत इसके बाद के सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक समझ रहे हैं? इसी को ब्रैकेट में लिख लें या लिख लें, अथवा इसी में एक पार्ट्स आता है टेरसरी युग। टेरसरी को जल्दी समझ लेते हैं और सेनोजोइक को कम समझते हैं। सेनोजोइक कल्प यानी टेरसरी युग के विभिन्न युगों, हाँ टेरसरी युग के विभिन्न युगों, टेरसरी युग में ही कोयले का निर्माण हुआ था। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, सीन मत लिखना, सिन, प्लायोसिन, प्लायोसिन में भी निर्मित हो सके। में भी निर्मित हो सके। अतः अल्पाइन पर्वतों को टेरसरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें टेरसरी पर्वत भी कहते हैं। इस टाइम के पर्वतों को अल्पाइन क्रम, ये पर्वत का नाम यूरोप के, इसे अंडरलाइन कर लेना, अल्पा, यूरोप के आल्पस पर्वत के नाम पर दिया गया। आल्पस पर्वत, आल्प्स कल भी बताया था, आज में आल्प्स के नाम पर इसका नाम बदला गया। अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्रायः हर महाद्वीप में विस्तृत या उच्च मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। विस्तृत या ये फोल्डेड माउंटेन्स बने, हाँ मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। कुछ प्राचीन पर्वतों का अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान हुआ, अपलिफ्टमेंट उत्थान हुआ, ऊंचे हुए। कुछ प्राचीन पर्वतों का उत्थान हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत श्रेणी है? रॉकीज। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। लिख लीजिए, यूरोप में अल्पाइन पर्वत, रॉकीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत, यूरोप में अल्पाइन पर्वत क्रम। अब
ये तो सब सिंगल है, लेकिन अल्पाइन पर्वत जो यूरोप का है, यहाँ ध्यान देंगे, फिर नोट भी कराएंगे, पहले सुन लेंगे कि इसके कई ब्रांच अलग अलग हुए, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो सब इसी के पार्ट्स हैं। जैसे आल्प्स है, दिनारिक है, एपिनाइन है, ये कार्पेथियन, पिरेनीज, बाल्कन, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। नोट कर लीजिए इनके सबके नाम। अल्पाइन पर्वत क्रम ये इसी के भाग हैं। कौन कौन? अल्पाइन, आल्प्स, दिनारिक, अल्पाइन पर्वत क्रम में आल्प्स, दिनारिक, आल्प्स, कार्पेथियन, आल्प्स के ही दो पार्ट्स हैं, आल्प्स दिनारिक, आल्प्स कार्पेथियन, पिरेनीज, बाल्कन, काकेशस, कैंटेबियन, कैंटेबियन लिखना, कैंटेबियन, एपिनाइन, एपिनाइन अधिक रहता है इसका, एपिनाइन ही नाम क्यों है? इसका आकार ईंट की तरह करते हैं, नाइन के आकार का है लगभग में। जर्मनी में एपिनाइन ईंट किया, याद करने के लिए अच्छा रहता है। एपिनाइन, नाइन का मतलब 9, ईंट पे 9 बना के रख दीजिए, वो एपिनाइन हो गया। याद करने का ट्रिक है इसका। अफ्रीका में एटलस पर्वत, एटलस को लोकेट करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। एटलस, एटलस की लोकेशन सभी को कंफर्म है? देखिए यहाँ पर ये सहारा डिजर्ट विश्व का सबसे बड़ा है, यहीं पर इस तरीके से ऐसे यहाँ पे फैला हुआ है, ये एटलस है, इसका नाम एटलस है। यहाँ पर भी जो मोड़ है इसे डिनोट करेंगे, ये इतनी पतली लाइन से भी नहीं दिखा, लंबा है काफी अधिक। यहीं से इसके पास में ये यहाँ पर झील है, उसका नाम सभी जानते हैं, हाँ विक्टोरिया झील है। इससे ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल्स निकलती हैं। ये कभी भी मैप पर सजाने के लिए सीधा बनाते हैं, बाउंड्री कभी किसी देश की सीधी नहीं जिगजाग होती है। अगर इसे हम बिल्कुल मैप की तरह बनाएंगे तो यहाँ पर भी कटा हुआ है, यहाँ बाहर थोड़ा निकला है, यहाँ पर इस तरीके का पार्ट्स है, यहाँ पर थोड़ा है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 2, ये जंजीबार पहुँच जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं इसमें। जबकि कभी कभी मैप पे हो सकता है 1-2 चीज़ें न दिखती हूँ, मिस प्रिंट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके बाद देखेंगे एटलस हो गया। एशिया में जानते हैं फोल्डेड माउंटेन्स हम, हिमालय व पामीर की गांठ से निकलने वाले नवीन मोड़दार पर्वत, हिमालय व पामीर की गांठ से निकलने वाले नॉट
ऑफ पामीर। पामीर क्या चीज है? पठार, प्लेट्यू है। उससे निकलने वाले नवीन मोड़दार पर्वत। अब इनके सबके नाम लिख लीजिए, कौन कौन से यहाँ से निकलते हैं। ये उसमें क्वेश्चंस में आते हैं कभी कभी। जाग्रोस पर्वत का नाम है, फोल्डेड माउंटेन्स है जाग्रोस। एल्बोर्ज, कुल्लून, कुल्लून, कुल्लून। यहाँ पर ध्यान देंगे, हिमालय और कुल्लून के बीच जो पाया जाता है, ये तिब्बत का पठार पाया जाता है। इसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। जो पर्वतों के बीच पठार होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, और जो मैदान उससे नीचे होते हैं उसे मैदानी पठार के नाम से जानते हैं। अलग नाम बदलते रहेंगे उनके, उसी के अकॉर्डिंग। काराकोरम आदि। एल्बोर्ज किधर है इसके लोकेशन हैं? एल्बोर्ज एल्बोर्ज जो है चाइना और कैस्पियन सी के बॉर्डर पर बनाता हुआ लंबा तिरछे आकार का फैला हुआ है ये एल्बोर्ज। काराकोरम श्रेणी हिमालय के पास से लगी हुई लंबी श्रेणी है। हाँ, कुल्लून इससे नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ है कुल्लून। म्यांमार का अराकानियोमा, म्यांमार का अराकानियोमा। पूर्वी एशिया के मोड़दार पर्वत, पूर्वी एशिया के, ईस्ट एशिया के मोड़दार पर्वत। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसी युग के पर्वत हैं। यहाँ पर एक थोड़ा अलग से लिख लेंगे। अल्पाइन पर्वत अभी भी संतुलन की दृष्टि से अव्यवस्थित भूभाग है। ये सिस्टमेटिक नहीं है, अव्यवस्थित भूभाग है। क्योंकि इसमें अव्यवस्थित क्यों है? व्यवस्थित क्यों होता है? जैसे ये चीज है इतनी ही रहेगी, ये व्यवस्थित है। इसमें अब भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ अब भी उठ रहा है। और कुछ जो अवशिष्ट हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये धीरे धीरे उठ रहा है। हाँ, ये भी अपलिफ्ट है, ये भी उठता है, अपलिफ्ट कर रहा है। कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, इसे अंडरलाइन रखेंगे। कॉर्डिलेरा डी लॉस एंजेल विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे माउंटेन रेंज सबसे लंबी है ये। इसके बाद क्रमशः कॉर्डिलेरा डी लॉस एंजेल विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कॉर्डिलेरा जो अमेरिकन पार्ट्स आते हैं, दोनों अमेरिका का जुड़ा हुआ पार्ट्स आता है। इसमें एक रॉकीज एंडीज के किनारे छोटा छोटा भाग है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित है, इसी कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। तो वो सब एक में जोड़कर लंबा मान लिया जाता है। वैसे सबसे जो एक सीरीज देखी जाएगी, सबसे लंबा पर्वत कहा जाएगा तो एंडीज को कहा जाएगा। श्रेणी पूछी जाएगी तो इसका नाम लेंगे कॉर्डिलेरा का, पर्वत पूछा जाएगा तो नहीं। इसके बाद रॉकीज हिमालय,
इसके बाद क्रमशः रॉकीज, हिमालय व ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का स्थान आता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम आता है या स्थान आता है या क्रम आता है, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। चैन और रेंज में अंतर होता है, श्रेणी और श्रृंखला अलग अलग हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, हाँ सबको मालूम ही है। अधिकतर इसकी ऊंचाई जो बुक्स में मिलेगी 8,848, लेकिन ये तो बढ़ चुकी है, अब 50 हो गई है, लेकिन अगर 48 लिखा है तो उसी को ही मान्य रखिए, लेकिन 50 हो गई है प्रेजेंट टाइम में। ये चीज़ माइंड पे रखिए, जैसे क्वेश्चन जिस लेवल का पूछा जाए कि प्रेजेंट समय में कितनी, वर्तमान में एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,850, और ऐसे ही पूछा जाए कि पर्वतों में जर्नल की और ऑप्शन में वो ना दिया हो 50, तो 48 को ही टिक करेंगे। दोनों दिन 8,848 और 50 दोनों नहीं दिए होंगे, किसी ऑप्शन में एक दिया होगा, तो वो क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा अगर ऐसा हुआ। इसी श्रेणी में स्थित है माउंट मैकिनले, मैकिनले हाँ, नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी। कभी कभी विश्व की ना पूछकर यूरोप अमेरिका की पूछ ली जाती है, कभी यूरोप की पूछ ली जाती है, एशिया पूछी जाएगी तो हमको विश्व की भी है यहीं पर। कभी कभी इसकी ऊंचाई क्या है? किसकी? अमेरिका वाली जो ऊंचाई है इसकी 7,912 के लगभग में है, घट भी जाती है क्योंकि जब इरोजन होता है इस पर जो शिलाखंड बर्फ के खंड रहते हैं, बर्फ जमी रहती है, कभी कहते हैं लैंड स्लाइडिंग हो गई, बर्फ जब घिस जाती है तो नीचे आ जाती है तो उसकी ऊंचाई कम मान कर दी जाती है, ये सब क्रम चलते रहते हैं। काकेशस इसी श्रेणी में स्थित है। काकेशस पर्वत इसी क्रम में स्थित है। एल्ब्रुस यूरोप की एवं माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रेणी को, माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रेणी को या की सर्वोच्च चोटी है। अभी एल्ब्रुस बोला था पर्वतों में, सर वो एल्ब्रुस था। हाँ एल्ब्रुस, ये भी एल्ब्रुस ही है। एल्ब्रुस यूरोप की एवं माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की कुछ श्रेणियां कार्डिलेरा हैं, उनके हम बताएंगे, आपको नोट कर लेंगे, फिर प्लेटिव शुरू कर देंगे। कुछ सिद्धांत इससे पहले आपको जो थ्योरीज पढ़ी होंगी उनमें पढ़ाए जा चुके हैं, बार बार रिवाइज अगर करना चाहेंगे तो हम बता देंगे कोई भी। जैसे जियोसेंक्लाइंस थ्योरी पढ़ाई गई होगी, एक बार हम ही ने ही बताई थी जियोसेंक्लाइंस क्या होता है। जैसे 33 जियोसेंक्लाइंस थी, उसमें धीरे धीरे मलबा इकट्ठा हुआ और जब इस पर दबाव पड़ा तो हिमालय का निर्माण हुआ। ये थ्योरी पहले पढ़ा चुके थे, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बता देंगे कोई कहीं पे। इनमें कुछ ऐसे नाम हैं, और जैसे अभी आप लोगों को हम कहते हैं कि बेटा इसमें स्थिति क्या है, कहाँ लोकेट करेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा करेंगे कि उनका नाम क्या है
उनका लोकेशन कहाँ है और उनका सबसे हाईएस्ट माउंट या पॉइंट क्या है। सही, सभी पर्वतों का हो जाएगा, और अगर उसका ज़्यादा लंबा होगा तो बहुत अधिक। इनमें कुछ के लिख लीजिए नाम। कॉर्डिलेरा डी लास एंडीज, कॉर्डिलेरा डी लास एंजेल, इसकी स्थिति है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। ये कहाँ है? पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। और इसका सर्वोच्च पॉइंट मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ, एकांकागुआ, एकांकागुआ। दूसरे नंबर पर आता है रॉकी पर्वत श्रेणी, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। कॉर्डिलेरा जो हमने पहले बताया था, आपको ध्यान रहा होगा, हमने कहा सबसे लंबा यही है, क्योंकि एंडीज का और जो नीचे जो चिली के पास में चले जाते हैं खंडीय भाग, अलग अलग द्वीपीय भागों में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो सबको जोड़ लेता है कॉर्डिलेरा। और जो एंडीज हैं वो अपना एक सीरियल तक ही रहता है, इसलिए ये उससे भी लंबा, लेकिन है वही चीज़, उसकी लोकेशन वही है जो एंडीज की है, उससे थोड़ा नीचे और चला जाता है, उससे आकार बड़ा हो जाता है। कॉर्डिलेरा द लॉस एंजल्स वही एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट बता दिया हमने रॉकीज का, एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। कभी हम माउंट न बोले तब भी लिख लिया करें पर्वत, जो भी शिखर है उसका पर्वत माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट। तीसरा हिमालय, काराकोरम, हिंदकुश, ये 3 पर्वत हैं, हिमालय, काराकोरम, हिंदकुश। दक्षिण मध्य एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया में। अब इसका शिखर जानते हैं, बताने की जरूरत भी कम है, अभी बताया था, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल, नेपाल में। भारत का सबसे ऊंचा शिखर? हाँ, गाडविन ऑस्टिन, उसी का नाम केटू। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आकार में यहाँ से ये यहाँ पे पर्थ पाया जाता है, मेलबर्न राजधानी होते हुए ये सीधे आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व की चौथी बड़ी श्रृंखला है, इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का भाग है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया सर, विश्व की चौथी पर्वत श्रृंखला नहीं, वो लिखना नहीं है, वो तो बता रहे थे, उसमें थोड़ी लिखेंगे, उसमें तो हम कह रहे हैं कि नाम, स्थिति, वो तो चौथे नंबर पे आ ही रहा है, बता दिया था। अब सर्वोच्च बिंदु बता रहे हैं, तो एक कागज के 4 भाग कर लीजिए, नाम क्या है, स्थिति क्या है और पर्वत शिखर क्या है। इसका लिख लीजिए कोम्युस्को, कोम्युस्को सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कोम्युस्को है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। कोस्यूस्को, मिस्को नहीं,
लिखो, हम इस पे लिखकर बता रहे हैं। कभी कभी बोलने में वैसा लगता है। ओसिस्को, कभी कभी होता है कि बोलने में ऐसा लगता है कि वर्ड कोई बोले और हो जाता है। अगला देखिए 5वें नंबर पे, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ट्रांस अंटार्कटिका ये लोकेट है अंटार्कटिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में। मैसिफ, हाँ। 6 नंबर पे तिएनशान। तिएनशान, इनके नाम तो पहले बोल चुके हैं, अब श्रेणी बोल रहे हैं। तिएनशान, तिएनशान दक्षिणी मध्य एशिया में है, साउथ सेंट्रल एशिया में है। चीन में पड़ता है यह। पीके पोवेडा, इसकी ऊंची चोटी का नाम है पीके पोवेडा। हाँ। अल्टाई माउंटेन्स, अगला नंबर अल्टाई का आता है 7वां। ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया लिख लेंगे। इसकी चोटी सबसे जो ऊंची है वो गोरा बेलुखा। क्या नाम है? गोरा बेलुखा। बेलुखा, लुखा नहीं लिखेंगे, लुखा, बेलुखा, गोरा बेलुखा। यूराल पर्वत श्रेणी, जबकि वहां पर यूराल का पार्ट्स आता है। यूराल पर्वत श्रेणी सेंट्रल रूस, मध्य रूस में आता है ये। गोरा नैरोडायना पर्वत चोटी इसकी ऊंची है सबसे। गोरा नैरोडानाया, डायना भी लिखते हैं और डानाया नाम अभी चेंज हुआ है इसका, डानाया। पुराने जो याद हुए होते हैं वो वैसे निकल जाते हैं कभी कभी। हाँ, डानाया है। अगली बार कमचटका स्थित श्रेणी, कमचटका स्थित श्रेणी सेंट्रल रूस में है ये भी। हाँ, नहीं सेंट्रल से तो ये पूर्व में चढ़, पूर्वी रूस लिखना है। पूर्वी रूस है, रूस में ही पूर्व में है, बीच में तो नहीं है। पूर्वी रूस। इसकी चोटी का बहुत लंबा नाम है, लेकिन एक सोफा को याद रखना, केवल सोफा, अन्य किसी भी चोटी के पीछे सोफा सेट नहीं होगा। बैठने वाला सोफा याद रखिए। इसे सोपका कहते हैं, मतलब याद करने के लिए सोफा कहते हैं। नाम है सोपका, नहीं पिका नहीं, सोपका, सोपका। और पूरा नाम है प्ल्यूबेस्चाया सोपका। इतना लंबा नाम है इसका, सोपका याद रखेंगे। अधूरा नाम होगा, क्वेश्चन ही गड़बड़ होगा। एटलस, अभी एटलस की लोकेशन दिखाई थी,
उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। जेबेल टाओकाल, जेबेल टाओकाल सबसे ऊंची चोटी का नाम है जेबेल टाओकाल। बर्फोयांशक है टाओकाल, टाओकाल बर्फोयांशक। यहाँ पर बर्फोयांशक का नाम पर्वत का आया है, यहीं पर एक क्वेश्चन है उसे हम भी बता देंगे अभी। पूर्वी रूस, ये साइबेरिया के एरिया में है। पूर्वी रूस, इसका नाम बहुत वैसा है, गोरा मास खाया। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरा मास खाया, बर्फ ढकी रहती है, गोरा मास खाया चोटी का नाम है। अब बर्फोयांशक के विषय में हम बताएंगे आपको थोड़ा, फिर आगे बताएंगे। बर्फोयांशक वो जगह है, जबकि अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है तो सबका माइंड एकदम अंटार्कटिका की तरफ टिक जाता है, लेकिन साइबेरिया में बर्फोयांशक विश्व की सबसे ठंडी जगह है। हाँ, और सबसे गर्म कहाँ है, उस जगह का नाम बताएंगे? बताइए बेटा। बर्फोयांशक सबसे ठंडा है। हाँ, अल अजीजिया जो लीबिया में है, लीबिया देश का नाम है, अल अजीजिया जगह का नाम है, अल अजीजिया इन लीबिया। अल अजीजिया आएगा, अगर कंट्री पूछा जाएगा तो लीबिया, जगह का नाम अल अजीजिया है। पश्चिमी घाट समझते ही हैं, पश्चिमी भारत। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, अनाईमुडी लिख लो। अन्नामलाई तो श्रेणी है। सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में है। ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, मैक्सिको। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ओरिजावा, ओरिजावा। जयग्रोस पर्वत श्रेणी, कल हमने जयग्रोस को बताया था। जयग्रोस ईरान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जाढ़पूह, जाढ़पूह। हाँ, काम छुटुक मात्रा और हा कुह। हाँ, एल्बोर्ज श्रेणी, एल्बोर्ज श्रेणी, एल्बोर्ज जो श्रेणी है उसे लिखेंगे। ये भी ईरान में है, एल्बोर्ज भी। इसकी सबसे ऊंची चोटी देमाबंद, देमाबंद। अगला है स्कैंडिनेवियन रेंज, थोड़ा तेज लिखेंगे जल्दी हो जाएगा। स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है गैल्डोपिजेन, गैल्डोपिजेन। गैल्डो नहीं, गैल्डो। हाँ, गैल्डोपिजेन, पिजेन, पिजन नहीं लिखना, पिजेन, पिजन। पश्चिमी सियरा माद्रे, ये भी मैक्सिको में है।
एक सियरा माद्रे ओरिएंटल है और एक पश्चिमी सियरा माद्रे, ये मैक्सिको के हैं दोनों। नेवाडो डी कोलिमा, इसकी सबसे ऊंची नेवाडो डी कोलिमा, डी कोलिमा। इसकी लोकेशन क्या है सर, बताइए। मैक्सिको बता तो देती पहले। डेकेंसबर्ग श्रेणी, डेकेंसबर्ग दक्षिणी पूर्व अफ्रीका। दवाना एंटेलेयाना, दवाना एंटेलेयाना, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। दवाना एंटेलेनियाना, ना आधा बनाएंगे या मड़ा की मात्रा ना मड़ा की मात्रा, नाम अच्छा लिखना चाहिए। काकेशस श्रेणी, रूस, रूस में है एल्ब्रुस, एल्ब्रुस। अब इसमें एल्ब्रुस का कौन सा भाग, पश्चिमी चोटी, एल्ब्रुस की पश्चिमी चोटी। अलास्का श्रेणी, ध्यान देंगे अलास्का का, ये वाला पार्ट है रानी एलिजाबेथ और हडसन की खाड़ी का ऊपर का भाग, लैब्राडोर प्लेट्यूस वाला पार्ट, ये अलास्का का भाग है। ये अमेरिका के अधिपत्य में है, जबकि कनाडा यहाँ पर है। ये अलास्का श्रेणी है यहाँ। ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका लिख लेना। माउंट मैकिनले, मैकिनले, हाँ मैकिनले, मैकिनले में प्रॉब्लम, मैकिनले। कास्केड रेंज, कास्केड रेंज, ये दोनों में है, यूएसए एंड कनाडा, आधी उसमें है आधी उसमें है, यूएसए कनाडा। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर, माउंट रेनियर इसका सबसे ऊंचा है। एपिनाइन श्रेणी, एपिनाइन इटली में है। सबसे ऊंची चोटी कोनो ग्रांडे, चोटी का नाम कोनो ग्रांडे है। अपलेशियन श्रेणी, पूर्वी यूएसए एंड कनाडा। सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल, माउंट मिचेल। मिचेल आल्प्स सेंट्रल यूरोप में, आल्प्स सेंट्रल यूरोप। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी का नाम है वो माउंट ब्लेक है, माउंट ब्लेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सियरा माद्रे डेल सुर लास्ट चोटी है, लास्ट श्रेणी का नाम है सियरा माद्रे डेल सुर। ये ऐसे डेल वर्ड लगते ही मैक्सिको की तरफ जाएंगे। कुछ कभी कदार रहता है कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं, तो इसके मैक्सिको के जितने हैं सब में डेल लगा होगा, सियरा और डेल जरूर लगा होगा। तो सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको में है।
टियोटेपेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, टियोटेपेक। हाँ, टियोटेपेक इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसके बाद आएंगे प्लेट्यू। प्लेट्यू पठार। प्लेट्यू वो होता है जो अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से 300 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, और उससे अधिक तो 6000 मीटर भी हो सकता है, लेकिन 300 से कम नहीं होना चाहिए। और उसका ऊपर का भाग ढलुआ डिस्क जैसा होता है, मतलब ढालू मेज की तरह होता है, एज ए टेबल। तो हम उसे पठार कहेंगे, चाहे वो कितना ऊंचा हो या 300 मीटर की ही ऊंचाई पर हो। जो हमारे लैंडफॉर्म्स के प्लेन सरफेस पर देखने को मिलते हैं, सिंपल प्लेन प्लेट्यू कहलाते हैं। जो इंटर माउंटेन होते हैं उन्हें अंतराह पर्वतीय, जैसे तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। उस पे ही एक जगह का नाम है पामीर, उसी को रूफ ऑफ बर्ड कहते हैं। जैसे एक श्रृंखला होती है तो उसका नाम लिया जाता है, फिर अगर सबसे ऊंचा पूछा जाता है तो उसी के ऊपर है। जैसे जगह का नाम देखेंगे तो गारो खासी जयंतिया में मानेसराम सबसे एक जगह गांव का नाम है, बहुत बड़ा जगह नहीं है, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन वो प्लेट्यू कौन सा है? चेरापूंजी प्लेट्यू है। अगर प्लेट्यू है पूछा जाएगा, मानेसराम का नाम न हो तो चेरापूंजी को टिक करेंगे। ऐसे ही तिब्बत प्लेट्यू सबसे ऊंचा है, उसी पे पामीर, जिसे रूफ ऑफ बर्ड के नाम से जाना जाता है। जब विश्व की छत कहा जाता है तो पामीर प्लेट्यूस। फोल्डेड माउंटेन्स के ऊपरी भाग के समतलीकरण से हुआ, ये भी फोल्डेड माउंटेन्स का ही पार्ट्स है। जैसे हिमालय और कुनलुन के बीच तिब्बत का पठार स्थित है। अभी कुनलुन पर्वत बताया था। नहीं, तो सारा जगह पठार है, फिर निर्माण प्रक्रिया ये जियोसेंक्लाइंस के अकॉर्डिंग जैसे पहले यहाँ पर एक गड्ढा था, जैसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। टेथिस सागर में मलबा इकट्ठा होता रहा। मलबा जब इकट्ठा हुआ तो उस पर दबाव पड़ गए, दबाव पड़ने पर धीरे धीरे फोल्डेड ऊपर की तरफ उठा तो पर्वतों का निर्माण हुआ। उसमें कुछ भाग आज फ्लैट रह गया, जिससे दो पर्वतों के बीच एक समतल भाग में पाया गया, उसे पठार, जिसे अंतराह पर्वतीय पठार, तिब्बत का पठार कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो अब पठार में देखेंगे, कभी कभी इसमें आ जाता है और बुक्स में देखने को जल्दी नहीं मिलता है कि हमारे पृथ्वी पर लगभग कितने % भाग पर पठार पाए जाते हैं। बहुत पहले एक बना था ऐसा क्वेश्चन किसी, लेकिन सिविल में नहीं था। ये तो मालूम है, हम बता चुके हैं, द्वितीय क्रम का है, तो इसमें परसेंटेज नोट कराएंगे। इन किसी बुक्स में कुछ नहीं ऐसा लिखा है, परसेंटेज नहीं दिया है, तो इसलिए लिख लेना। जो इसमें नहीं होता है वो हम नोट कराते रहते हैं। पठार वह उच्च भूमि है जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा। भूमि है जिसका पठार वो उच्च भूमि है, भूमि नहीं कहेंगे, उच्च उठी हुई भाग भूमि है जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा तथा खड़े ढाल वाला हो। इसका शिखर या ऊपरी भाग खड़े ढाल वाला हो, ऐसे ढाल हो, इसमें खड़े ढाल वाला हो, लेकिन ऊपरी भाग सपाट हो। ऐसे लिख लीजिए, इसका ऊपरी भाग सपाट या चपटा, जो भी लिखे लिख लें, या मेज की तरह है।
पठार के निर्धारण में ऊंचाई से अधिक महत्व इसके शिखर का चपटा होना है। ऊंचाई से अधिक इसके शिखर का चपटा होना है, महत्व चपटे होने का है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू। पर्वतों का वर्गीकरण, पठारों का वर्गीकरण। प्लेट्यू है पठारों का वर्गीकरण। अभी पर्वत पढ़ा रहे थे, बोल गए वैसे। उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, इनका जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुई, उस ओरिजिन के अकॉर्डिंग इनका क्या नाम है, और इनके शेप के अकॉर्डिंग आकार के आधार पर कैसा है। अंतरह पर्वतीय पठार। इंग्लिश में कितने लोग लिख रहे हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं डबल में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एक लैंग्वेज फिर बोलें। इंग्लिश में ठीक लिखिए। इंटर माउंटेन्स प्लेट्यूज, these parts of plateaus in the surrounding of the mountain are surface highest and gentle parts of plateau range is as बोल्बिया, पेरू के पठार। लिखा नहीं बेटा, अब हिंदी बोले तो लिखो। बोल्बिया व पेरू के पठार, रेंज लिखेंगे, मैं हिंदी बता दें। ये पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। भूतल के सर्वोच्च, अधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल, जैसे जिगजाग बहुत जटिलताएं पाई जाती हैं, जटिल पठार श्रेणी में आते हैं। आइजे बोल्बिया, बोल्बिया प्लेट्यू, पेरू प्लेट्यू, एशिया माइनर प्लेट्यू। एशिया माइनर है कहाँ, लिख लीजिए ब्रैकेट में, तुर्की, तुर्की में है। कोलंबिया प्लेट्यू, और हिंदी में कोलंबिया पठार कर देंगे, और कुछ उसमें चेंज नहीं है। ये यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया प्लेट्यू। मैक्सिको का मैक्सिको प्लेट्यू इसी के उदाहरण हैं। The world highest plateau, तिब्बत। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। इसकी हाइट लिख लेंगे, 5000 मीटर से ऊंचा। टाइम बहुत जल्दी कम भाग गया। 5000 मीटर से ऊंचा मतलब 6000 मीटर तक का। इस प्रकार के पठारों का ये एवरेज है 5000। सबसे ऊंची तो है 6312 मीटर ऊंचा पार्ट्स है सबसे ऊंचा। अब पूरे कहीं पर 4500 के लगभग है। एवरेज जब निकालते हैं तो 5000 कर देते हैं कि बिल्कुल वहाँ कोई कारपेंटर थोड़ी गया, बिल्कुल मेज ही बना दी, ढलुआ है, कहीं पे उसका भाग नीचा है, कहीं का भाग थोड़ा ऊंचा। एवरेज निकालते हैं तो 5000, और एक चोटी होती तो उसका एक ही पार्ट जितना है उतना नाप लेते हैं। ये अंतर होता है। इस प्रकार के पठारों का सर्व प्रमुख उदाहरण as the main example of as this plateau, main plateau, north
कुनलुन इन साउथ हिमालयन रेंज। नॉर्थ में सर क्या होगा? इसका जो नॉर्थ में है कुनलुन पर्वत है और साउथ में हिमालय पर्वत है। पहले ही हम बता चुके हैं कि तिब्बत का पठार कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में है। पेडिमेंट प्लेट्यू, पेडिमेंट्स प्लेट्यू जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो हमें बताएंगे पेडिमेंट्स प्लेट्यू का अर्थ क्या है। पेडिमेंट्स प्लेट्यू का हिंदी क्या होगा, समझ कर लिखें। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में पेपर आता हो, दोनों में आता। आप जिस लैंग्वेज में लिखें और उसे समझ भी लें कि ये है क्या चीज़। इसे गिरिपात हिंदी में कहते हैं, गिरिपात पठार। गिरिपात समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है बेटा? पहाड़ के नीचे तरफ। हाँ, ये जो मान लीजिए ये पहाड़ खड़ा हुआ है, इसके यहाँ पर पैर की तरफ जो बना हुआ है ये गिरिपद, मतलब पर्वत के पैरों पर जो पठार बना हुआ है। माउंटेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद मतलब पेडिमेंट्स या पर्वत पदीय, हिंदी में दो हो सकते हैं लेकिन पेडिमेंट्स ही कहे जाएंगे, पठार कहा जाता है। वन साइड इज द कवर्ड बाय हाई माउंटेन्स, एक तरफ ये उच्च पर्वतों से घिरे हुए होते हैं, एक तरफ ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए होते हैं। एंड अदर साइड सी प्लेन, दूसरी तरफ या तो समुद्र होगा या फिर मैदान होगा। इन यूएसए पेडिमेंट प्लेट्यू, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेडिमेंट पठार एंड साउथ अमेरिका पेटागोनिया प्लेट्यू, पेटागोनिया का पठार। मेन एग्जाम्पल्स, इसके प्रमुख पठारों के उदाहरण हैं। अब देखेंगे डोम्ड प्लेट्यूज, डोम गुंबदाकार पठार, डोम्ड प्लेट्यू। हाँ, गुंबदाकार पठार। ये डबल में हिंदी की इंग्लिश उसमें ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। एक ही लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं सब, कितने लोग इंग्लिश में लिखते हैं ये बताएं? तो हिंदी समझ लेते होंगे नहीं? तो कन्वर्ट करना, जैसे अगर कोई वर्ड ना कन्वर्ट हो रहा है तो पूछ लेंगे, नहीं तो समय बर्बाद होगा, उससे अधिक नहीं सीखेंगे। गुंबदाकार, भुगतल के में जो फोल्डेड पड़ते हैं बलन, फोल्डेड बलन की क्रिया द्वारा गुंबदाकार उत्थान के कारण इस तरीके के उत्थान के कारण इस प्रकार के पठार बनते हैं। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क प्लेट्यू, इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू, रामगढ़ प्लेट्यू, इंडिया के छोटा नागपुर और रामगढ़ प्लेट्यू मेन एग्जाम्पल्स, इसके मुख्य उदाहरण हैं, या इस प्रकार के उदाहरण हैं या इसके उदाहरण हैं, कुछ भी नहीं है।
फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, महाद्वीपीय पठार। ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर, लेकिन सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। पर्वतीय भागों से दूर लेकिन सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। इनकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित निक्षेप से होती है। जो लावा है नीचे से निकलता है और उसका अपरिमित निक्षेप होता रहता है और ऊपर कोन नहीं बनता है। तो ऐसी आकृति में मतलब बार बार टाइम टू टाइम अपरिमित निक्षेपण से या निक्षेप से होती है या निक्षेपण से होती है। इन पठारों को ये इनका आकार शील्ड जैसा होता है, इसलिए इन्हें शील्ड भी कहते हैं, शील्ड भी कहा जाता है। और हर के नाम के आगे शील्ड लगा देते हैं। नाम 3, 4, 5 लिख लेंगे, सब शील्ड होंगे। साइबेरिया शील्ड, साइबेरिया शील्ड, बाल्टिक या फेनोस्कैडिए शील्ड, बाल्टिक या फेनोस्कैडिए शील्ड, लारेशियन, लारेशियन का दूसरा नाम है, या कैनेडियन शील्ड तथा ब्राजील शील्ड इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ये सब लावा निर्मित हैं। कैनेडियन शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, वल्केनो प्लेट्यूज। टाइम आइम का ध्यान रखना, पढ़ाने पे हम उसे देख लेंगे। ओवर तो नहीं है, कम नहीं है। ज्वालामुखी या वल्केनो प्लेट्यू है 3, तो ला पूरा कर दें। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमाव के कारण बने सपाट विस्तृत भूभाग को, इसकी मेन विशेषता क्या है? ऊपर से सरफेस फ्लैट होगा, सपाट होगा। ऊंचाई से भी अधिक महत्व किसका है? ऊपर के भाग का सपाट होना। अच्छा, ज्वालामुखी के निश्चित लावा के जमाव के कारण बने सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार कहते हैं। दरारी उद्भेदन इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। दरारी उद्भेदन मतलब क्रैक पड़ना, दरारी उद्भेदन इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। भारत में दक्कन का लावा पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया स्नेक पठार, स्नेक पठार जब आता है तो कोलंबिया लगाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, लावा निर्मित पठारों के सर्वोच्च उदाहरण हैं। स्नेक पठार लावा निर्मित पठारों के सर्वोच्च उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। अपर्दन के आधार पर इसमें सुन लेंगे, अगले टाइम पे जब हमें होगा तो बताएंगे आप लोगों को। इसमें कौन कौन होते हैं? एक तो तरुण होता है, फिर प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद प्रौढ़ जैसे जवान बिल्कुल 50 ईयर का, फिर उसके बाद जीर्ण होने लगता है, बूढ़ा होने लगेगा, फिर पुनर्निर्माण होगा उसके ऊपर।
ये इस तरीके के होते हैं। इसके बाद मैदान आ जाएंगे। मैदान हम लोग रह रहे हैं मैदान में। यहाँ तक इसमें कई क्वेश्चंस होंगे कि पुनर्निर्मित कौन है, लावा निर्मित कौन है, एक्सोजेनेटिक पार्ट से